तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस अर्थशास्त्र का जो हमारा चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक्स का, उस सीरीज में। और इसमें क्लास 10 का हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया था, और हमने प्लानिंग किया था कि हम लोग क्लास 10 से शुरू करेंगे। क्लास 11-12 की इकोनॉमिक्स भी कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ कोशिश ये की जाएगी कि श्री राम IAS का जो है या फिर संजीव वर्मा का बुक से आपको पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा चांस है कि श्री राम IAS से, क्योंकि क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं मूल रूप से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मुद्रा और साख, यानी मनी एंड क्रेडिट। ये ध्यान दीजिएगा, मनी एंड क्रेडिट। मैं जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। देखिए, मुद्रा एक मनमोहक और कौतूहल से भरा विषय है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी छात्र हैं, उनके लिए इस तत्व को उभारना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा का इतिहास और विभिन्न समयों में मुद्रा के अलग अलग रूप अपने आप में एक रोचक कहानी पेश करता है ना। साथ ही साथ भारत की मौजूदा स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों का धीरे धीरे विस्तार भी हो रहा है। तो इसके चलते जो छात्र हैं, छात्रों के पास इस विषय को अपने आप समझने के कई अवसर हैं। जैसे हमें मुद्रा के कार्यों पर औपचारिक रूप से विचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे सवालों के रूप में उभरने दीजिए। ठीक है, मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा गुणा के आधुनिक प्रणाली का पृष्ठाघान जैसे विषयों के अध्ययन में नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए और आगे हम लोग समझते हैं मुद्रा और साख के बारे में। तो मुद्रा विनिमय एक माध्यम है, पहले समझिए इस चीज़ को लेकर, है ना। हम लोग हिंदी वाला टॉपिक से लेकर बढ़ते हैं, वर्जन से। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ आप देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों को पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? आप थोड़ा सोचिए। ठीक है, बहुत से लेन देन आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा सकती हैं। कुछ ऐसे लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही है, लेकिन कुछ मामले में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। तो देखिए, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है ना, वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसीलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता हो, या एक जूता निर्माण के उदाहरण देखते हैं। चलिए देखते हैं कि वह एक इंसान है जो बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है, और जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा, फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं आपको। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूता का सीधे गेहूं से विनिमय करता है, तो उसे कितनी कठिनाई होगी। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ेगा जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो, बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। ठीक है, तो इस आवश्यकताओं को जो है, ये जो हमारा पूरा सिचुएशन हम लोगों ने देखा, स्थिति, इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही दूसरा व्यक्ति जो वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने का भी इच्छा रखता हो। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहाँ वह आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरतों को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता है कि वो एक ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते, ध्यान दीजिएगा, जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसके गेहूं भी बेचे। तो उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। तो एक बार उसने जूते और मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में क्या होगा, गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। देखिए, चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, तो इससे क्या हम कहते हैं, विनिमय का माध्यम कहा जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि मुद्रा के जो आधुनिक रूप है ना, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मुद्रा के आधुनिक रूप में हम लोग आधुनिक रूप को थोड़ी देर के लिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए, हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। ठीक है, तो सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसे धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा, है ना। आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ।
है ना, मनी फॉर्म्स ऑफ जो है पैसे का आधुनिक फॉर्म के बारे में। अब समझिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेंसी के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं ना। देखिए, मुद्रा का आधुनिक रूप में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वो रोजमर्रा की चीजें भी नहीं की है। तो आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? देखिए, इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, और भारत जो है कानून के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने का वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदा में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। समझिए इस बात को, भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को जो है अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पे एक बात आती है, बैंकों में निक्षेप। देखिए, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। समझ रहे इस बात को? तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो एक जो सबसे पहले आपको समझना है कि किसी समय पर लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों का अतिरिक्त नगद होता है। तो लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं? वो इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। समझिए, पूरा क्रोनोलॉजी आपको समझना है। तो बैंक में ये जमा स्वीकार करते हैं, बैंक जो जहाँ जमा करते हैं जिस बैंक में, वो बैंक के सारे पैसों को स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। तो इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, क्योंकि बैंक खातों में जमा धन के मांग के जरिए निकाला जा सकता है। इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो समझनी है सबसे इंपॉर्टेंट, कि मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। ठीक है, समझिए, ये सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नगद की बजाय चेक से भुगतान करने के बारे में कभी सुना ही होगा। तो चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चार्ज काटता है। तो चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि हम इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा का अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नगद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूंकि मांग जमाओं का करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम भी स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली के कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियां भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है मायने रखती हैं। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, है ना। देखिए, बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बैंक जनता से जो है जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं, उसका क्या करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, आपको समझना है। यह एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा निकालने की संभावना को देखते हुए प्रावधान किया जाता है। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। तो बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे वाले जो पॉइंट आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, यानी कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। ठीक है, तो बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज पर ऋण लेते हैं। मतलब समझिए, बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं
है ना, जो पैसा जमाकर्ता को उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं वो कर्जदार से। तो कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का एक अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, साख की दो विभिन्न स्थितियों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, है ना। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऋण यानी उधार, इससे हमारा तात्पर्य एक सहमति से है। देखिए, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है, बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम कुछ पॉइंट में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा आपको समझना है कि ऋण का क्या महत्व होता है। ये देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे त्यौहार का मौसम है, आपसे 2 महीने बाद मैं एक केस स्टडी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में एक केस स्टडी में है कि अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता जो है प्रवीण के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिससे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। तो उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए जो प्रवीण को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है, उसे कच्चा माल भी खरीदना है ना। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए प्रवीण 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का जो है प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा भी करता है। दूसरा, वह इसे बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए क्या करता है, अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। तो महीने के आखिर में जो है प्रवीण जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार के लिए धन की अदायगी भी कर देता है। अब प्रवीण देखिए, प्रवीण उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। तो ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों, समझ रहे बात को, तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा किया यहाँ पे। लेकिन एक और केस स्टडी समझिए, एक स्वप्ना नाम की एक महिला है, उसकी समस्या है कि वो महिला एक छोटी किसान है। स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से बेचारी ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि देखिए, स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती तो है, उससे कोई खास फर्क उसे नहीं पड़ता, लेकिन समझिए कि वह साहूकार को जो जिससे कर्ज ली थी उसको कर्ज लौटाने में असफल रह जाती है। तो कुछ साल के अंदर ये कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वो अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है ना। साख की मांग जो है फसल उगाने के लिए होती है, और फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक, दवाओं, पानी, बिजली या फिर उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। तो आमतौर से किसान क्या करता है, ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है दोस्तों। तो स्वप्ना के मामले में जो हम लोगों ने अभी केस स्टडी देखा, उसमें फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की तो अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। तो ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में ढकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। वहीं दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है, मान लीजिए कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। कहने का मतलब ये हुआ ना कि उसकी स्थिति पहले जितनी अच्छी तो उससे और खराब हो गई। तो ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थितियों के खतरे और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है ना। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे ऋण की शर्तें।
यानी क्रेडिट की शर्तें, यानी वही आप बोल सकते हैं। देखिए, हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिससे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है ना। तो इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। तो समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल उधारदाताओं को गारंटी देने के रूप में करता है, जबकि जब तक ऋण का भुगतान है ना नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। तो संपत्ति जैसे कि मान लीजिए जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं आप? देखिए, वही चीज़ मैं समझाने की बताने के, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, मान लीजिए कोई इंसान, जैसे एक वर्षा नाम की लड़की है, वर्षा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। आप थोड़ा समझिए, और इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है, और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। तो जो वर्षा है, वर्षा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं, है ना, सारा सैलरी स्लिप वगैरह दिखाना पड़ता है। तो बैंक में घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा, ऐसा जो है शर्त रखा जाता है। तो मान लीजिए आपको कुछ चीज़ों को आंसर देना है थोड़ा सा, चूंकि आप ऑलरेडी आप इस सब लोन के बारे में देख भी रहे होंगे। ऋण कितनी राशि में वो ली थी, ऋण अवधि कितनी थी, आपको इसका आंसर देना है। आवश्यक कागजात कौन कौन से होते हैं, आपको खुद भी मालूम है। ब्याज दर कितना था, मैंने बताया 12%। अदायगी का स्वरूप क्या होगा, मंथली किस तरीके का होगा, सालाना किस तरीके का। समर्थक ऋणाधार क्या होगा, मतलब होता है ना कि जैसे कोई आप अगर कहीं लोन लेने वगैरह जाते हैं तो आपके साथ अगर कोई होता है, किसी का नाम देते हैं आप, है ना, तो कि अगर आप कॉल नहीं उठाते आगे चल गए तो अगले बंदे से कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरे ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्था में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। समझिए इस बात को। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे कुछ पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक सहकारी समितियों से ऋण को लेकर भी एक पॉइंट था, मैं उसके बारे में हल्का डिस्कस करूंगा, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखो, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां भी हैं, है ना। जो ग्रामीण, जो अब कोई इंसान है, किसान है, उसको लोन की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके पास सालाना हर साल पैसा नहीं आता है, वो लोन लेता है, खेती करता है, फिर चुकाता है। ज़्यादातर किसान यही करते हैं। तो सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ जो है क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार के सहकारी जो है समितियां संभव है, जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि के सहकारी समितियां। तो कृषक सहकारी समिति सोनपुर, यही मैं हाजीपुर के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो नज़दीक में सोनपुर है, तो सोनपुर के नज़दीक एक गाँव में काम करती है, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। इसके 2300 किसान सदस्य हैं, यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है, और ये सच्ची जो है इंसिडेंस है, सच्ची ऑर्गेनाइजेशन है। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। तो इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है, समझ रहे हैं। तो यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। कहने का मतलब कि कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए, मैं इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको 2 MCQ भी दूंगा, 2 या 3, और एक आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड MCQ जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एक आपको GS के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। तो भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख कितनी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, देखिए पहले समझिए। अब यहाँ पे हमें समझना है कि हमने ऊपर भी देखा था कि विभिन्न स्रोतों से लोग ऋण प्राप्त करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। तो पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। तो आपको ये समझना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं, है ना।
आरबीआई नज़र रखता है और वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आपको समझना है, बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं, आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है। तो बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं, है ना, और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में जो है ऋणदाताओं की गतिविधियों के देखरेख करने वाली संस्था नहीं है, वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। अनौपचारिक, समझिए इस बात को, उन्हें जो है हम बोल सकते हैं नाजायज़ तरीके से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आप गांव में अगर साहूकार से अगर लोन लीजिएगा, वो थोड़े आपको ये लीगली देगा आपको, अगर आप नहीं देंगे आपके साथ बदतमीजी भी कर सकता है। तो औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, है ना। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। तो ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कि कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा। शायद मैंने उसके बारे में आपको नहीं बताया, कोई नहीं। देखिए, कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम जो है कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसका कारण ऋण का जो है बोझ बढ़ जाता है। जैसा कि हमने सोनपुर की रमा जो है, या फिर जो हम लोगों ने कुछ स्टोरी को भी आप अगर देखेंगे अगल बगल भी, कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान लोन लेता है और उसके चक्कर में वो बेचारा डूब जाता है। एक लोन लेता है लेकिन उस लोन के चक्कर में और जो है कर्ज बढ़ने लगते हैं उसके। तो कहने का मतलब कि ऐसा भी संभव है जो लोग कर्ज लेकर अपना जो है उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देकर पीछे हट जाएं। तो इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपने विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग जो है इत्यादि लगा सकते हैं, और वे नया उद्योग लगा सकते हैं और वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। लेकिन औपचारिक और अनौपचारिक साथ किससे क्या मिलता है, ये भी समझने वाली बात है ना। आपको थोड़ा सा समझना है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, पहले समझिए कि आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि शहरी क्षेत्र में के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं कि उनमें से केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से है। इसी तरह तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों को कुल जरूरतों को केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। तो अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं, और यह उधार कर्जदाताओं की जो है हम क्या कह सकते हैं, आय बढ़ाने का काम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदार के अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे। देखिए, दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होगा या होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि ये ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। देखिए, वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त कर पा रहा है, वो करता है, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो कि काफ़ी उनके लिए कष्टदायक होता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक और समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। ये जरूरी है ना। तो अब यहाँ पे देखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर से ये क्या है, ये क्या मामला है भाई, इसके बारे में देखा जाए। देखिए, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, आप ये जानते हैं, और जहाँ कहीं मौजूद भी हैं तो बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको तो ज़्यादा कागज पत्र देना पड़ेगा ना, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा उसको बैंक में जाकर। वो गरीब के पास इतना डॉक्यूमेंट होता नहीं है। वही अगर गांव में किसी साहूकार के पास जाएगा तो बिना किसी डॉक्यूमेंट का दे देगा कुछ, उसके पास मोर्टगेज के रूप में रख देगा, तो है ना, तो उसको कुछ लोन भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कि
बैंक से कर्ज लेने के ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। तो ऋणाधार की जो है अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कर्जदार जरूरत पड़ने में पुराना ऋण चुकाए बिना भी नए कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। यही होता था ब्रिटिश इंडिया में, जो जमींदार या साहूकार किया करते थे। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा समझना है कि हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों की विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने का आधारित है विशेषकर। तो एक विशेष स्वयं सहायता समूह जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते हैं, उसमें एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से 100 रुपए से या अधिक हो सकती है। ये परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। और 1 या 2 वर्ष के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के लिए हो जाता है। तो ऋण समूहों के नाम पर दिया जाता है, आप ये समझिए, है ना। और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों पर सृजन करना होता है। लेकिन उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरत है जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। तो बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण जो है उसका लक्ष्य उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है ना। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामलों को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वो अपने को स्वयं सहायता समूह से संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। देखिए, इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा समझना है। और इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं जो है आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह के जो नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है दोस्तों। तो जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे कि मान लीजिए स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा करती हैं। तो ये कुछ बिंदु थी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा था। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक को लेकर एक पॉइंट था, आपको जानना भी जरूरी है, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा सफल इतिहास रहा है। आप देखेंगे अगर देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई थी। तो वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंकों के अब 9 लाख सदस्य थे जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हुए थे। और इससे ऋण लेने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं, आपको ध्यान देना है, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। और इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम हैं। तो ये हमारी कुछ क्वेश्चन थी और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अच्छा, आपको कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको GS1 के लिए आपको बनाना है। पहला तो ये है कि मुद्रा, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको रोक कर बार बार सुन भी सकते हैं, मैं एक ही बार बोलूँगा। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। ये आपको करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ये 2 क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। और तीसरा जो मैं आपको बोलूँगा ये लास्ट है। तीसरा क्वेश्चन है कि मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है, ठीक है।
मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। ये 3 क्वेश्चन का जो है आंसर आपको लिखना है ना, और उसको हम लोग एक माध्यम भी खोज रहे हैं जिसके थ्रू आपका आंसर लिया जाए और उसको चेक किया जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।